आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज द एक्सक्रेशन। सो एक्सक्रेशन इज व्हाट इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Okay, so we are going to discuss the topic that is excretory products and their elimination. Firstly, I will deal with the excretion. So, what is the definition of excretion actually? So, excretion is the elimination of metabolic waste materials. जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है वो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। जब इनकी एलिमिनेशन होती है बॉडी से, जब इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा एक्सक्रेशन का प्रोसेस। टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन की बात करें, देन हमारे पास आता है, सबसे पहले आता है हमारा ओमोनोटेलिज्म, दूसरा आता है हमारा यूरियोटेलिज्म, तीसरा आता है यूरिकोटेलिज्म। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अमोनोटेलिज्म क्या होता है। अमोनोटेलिज्म हमारे पास क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो क्या, मतलब जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, वो अगर अमोनिया होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो मैं क्या बोल दूंगी, यू कैन म्यूट योर माउथ। सो अमोनोटेलिज्म क्या होता है? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ अमोनिया। सो अमोनोटेलिक एनिमल्स में अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में क्या एग्जांपल आ जाते हैं हमारे, जो भी हमारे आपके पास जो है वो एक्वेटिक जो है वो ऑर्गेनिजम्स होंगे। जो भी हमारे एक्वेटिक, मतलब आपके चाहे एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, चाहे हमारे एक्वेटिक जो है वो इंसेक्ट्स हो गए, बोनी फिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, ये सारे हमारे पास अमोनोटेलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं हमारे, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, बोनी फिशेस है, एक्वेटिक एम्फीबियंस है। जो भी हमें कैसे ध्यान ध्यान में रखना है, जो भी हमारे पास एक्वेटिक वाले आ गए यहाँ पे, वो आ गए हमारे अमोनोटेलिक वाले। अब इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, इन तीनों, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यूरिया है, अगर मेरा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, तो तीनों में एक डिफरेंस देखने को मिलता है। वो क्या है? अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया मेरा हाईली टॉक्सिक है। तो अगर जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हाईली टॉक्सिक होगा, उसके एक्सक्रेशन के लिए जो है, अब ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा टॉक्सिसिटी उतना ज्यादा जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उस वेस्ट के जो है एलिमिनेशन के लिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अमोनिया हमारा हाईली टॉक्सिक है, सो इट्स एक्सक्रेशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर। तो इसका अगर एक्सक्रेशन होना है शरीर में से, तो उसके लिए जो है हमें क्या जरूरत है? एक्सेस ऑफ वाटर की हमें वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अमोनिया के बारे में एक बात स्पेशल है कि अमोनिया जो है वो रेडली एकदम से सॉल्युबल है वाटर में, एंड इज एक्सक्रेटेड बाय द डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस और गिल सरफेस। मतलब सिंपली जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस चला है ना, डिफ्यूजन हुआ थ्रू, मतलब इनकी बॉडी की सरफेस के थ्रू, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि गिल सरफेस के थ्रू। क्योंकि हमें पता है ये बात की, जो फिश होती है, फिश में जो एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होता है, है ना, फिश के केस में अगर हम देखें तो हो कैसे रहा है एक्चुअली हमारे पास ये एक्सक्रेशन। क्योंकि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो फिश में गिल्स है ना, तो गिल सरफेस के थ्रू यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, मतलब जो एक्सक्रेशन है वो देखने को मिल रही है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी आयन की फॉर्म में होगा, तो कौन सी आयन की फॉर्म में होगा एक्सक्रेशन यहाँ पे? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होते हैं? हमारे NH4 पॉजिटिव आयंस, NH4 पॉजिटिव आयंस। किडनी का जो है वो कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है अमोनिया के रिमूवल के लिए। तो अमोनिया के रिमूवल के लिए किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि क्या किडनी का इंपॉर्टेंट रोल है इसके अमोनिया के रिमूवल के लिए? नो, सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। हाईली टॉक्सिक है, याद रखना, जो भी चीज हाईली टॉक्सिक है, मतलब उसको निकालने के लिए, उसको शरीर से निकालने के लिए मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म क्या होता है? हमारा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यूरियोटेलिज्म बोल देते हैं, जब भी यूरिया का एक्सक्रेशन हुआ। यूरियोटेलिक एनिमल्स में अगर मैं बात करूं, तो यूरियोटेलिक एनिमल्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? कार्टिलेजिनस फिशेज हो गए हमारे। अब आप देखिए कि जब हमने एक्वेटिक वाले देखे, एक्वेटिक इंसेक्ट्स देखे हमने,
तो वो अमोनोटेलिज्म के एग्जाम्पल थे। जबकि यूरियोटेलिज्म में हमारे पास क्या आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल वाले। टेरेस्ट्रियल हो गए हमारे, सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए। सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस में जैसे हमारे पास फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, है ना, ये सारे आ जाते हैं इसमें। अब एक बात याद रखना, वैसे हमने ज्यादातर मतलब जो हमने एक्वेटिक वाले देखे वो हमने देखे अमोनोटेलिज्म में, है ना। बट अगर हम एक्वेटिक और ये सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स की बात करें, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स की बात करें, हम एलिगेटर्स की बात करें, टर्टल्स की बात करें, ठीक है, मतलब ये हो गए मेरे सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स, जो मेरे एलिगेटर्स हैं, टर्टल्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में अलग सा कि एलिगेटर्स और टर्टल्स में जो है वो कौन सा मोड ऑफ एक्सक्रेशन, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, यूरियोटेलिज्म, है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है यूरियोटेलिज्म। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैमल्स में क्या देखने को मिलता है, तो मैमल्स भी क्या होते हैं हमारे, यूरियोटेलिक होते हैं। मैमल्स के केस में भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, यूरिया होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अच्छे से तैयार होने चाहिए। फ्रॉग हो गया मेरा, टोड हो गया, एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स में एलिगेटर्स, टर्टल्स, मैमल्स, these all are your what, these all are my uriotelic. यूरिया इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ऑल दीज केसेस। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2, ठीक है। अब देखिए लीवर में क्या होता है, लीवर के अंदर क्या होता है। अब अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में भी आपको पता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। तो लीवर के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया है, अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लेस टॉक्सिक यूरिया में। सो इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रेशन। याद रखना, अगर मैं अमोनिया की बात करूं और यूरिया की बात करूं, टॉक्सिसिटी ऑर्डर की बात करें हम, तो ज्यादा टॉक्सिक जो है हमारे पास कौन है, अमोनिया है। तो जो ज्यादा टॉक्सिक होगा, एज आई टोल्ड यू, जो ज्यादा टॉक्सिक होगा उसके रिमूवल के लिए जो है ज्यादा ही वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। बट जो मेरा कम टॉक्सिक है उसको निकालने के लिए, क्योंकि कंपेरिटिवली अगर हम देखें तो यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, सो दैट्स व्हाई इट नीड्स ओनली मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर excretion. So some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animals to maintain a desired osmolarity. क्या होता है, कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक अमाउंट में जो यूरिया है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, वो शरीर के अंदर ही जो है हमारा रिटेन रह जाता है ना। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई इट रिटेन्स इन द बॉडी एक्चुअली, सो टू मेंटेन है, ताकि ये इसीलिए होता है ताकि एक मतलब जो डिजायर्ड जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। फिर आता है यूरिकोटेलिज्म। तो यूरिकोटेलिज्म क्या होता है, अगर मेरे पास जो है वो यूरिक एसिड है, एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट, तब हम मैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलूंगी कि वो क्या शो करते हैं, यूरिकोटेलिज्म शो करते हैं। और जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रेशन, है ना। इसकी एक्सक्रेशन के लिए देखो, जो जितना कम टॉक्सिक उसको निकालने के लिए उतना ही कम पानी लगेगा। तो यूरिकोटेलिक जो है हमारे पास, देखें तो यूरिक एसिड जो है वो जो है क्या है, लेस टॉक्सिक है। तो इसको निकालने के लिए, इसको शरीर से निकालने के लिए जो है वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स एक्सक्रेशन। एग्जाम्पल्स क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट्स की बात करूं मैं, क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में कौन सा मोड ऑफ एक्सक्रेशन, तो आप क्या बोलोगे, यूरिक एसिड, है ना। जो मेरे लैंड क्रस्टेशियंस हैं, जो मेरे लैंड स्नेल्स हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स जो लैंड पे रहते हैं, ये बर्ड्स हो गए, मतलब मेनली आपको याद रखना है, क्रस्टेशियंस हो गए, मेरे स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनमें यूरिक एसिड है। अब अगर हम देखें ना, तो आपने एक बात देखी कि सबसे ज्यादा जो वाटर है वो रिक्वायर्ड था अमोनिया की एक्सक्रेशन के लिए, जबकि जो है यूरिक एसिड में लीस्ट वाटर रिक्वायर्ड है, यूरिया की एक्सक्रेशन के लिए मीडियम वाटर रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म, ये दोनों के दोनों जो प्रोसेसेस हैं, दीज आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स में अगर मैं देखूं तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल्स कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थस के केस में।
P फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया, P फॉर प्लेटीहेलमिंथस। ठीक है, तो इससे हमें याद रहेगा। रोटीफर्स, इसको कैसे याद रखोगे? रोटी किस पे बनाते हैं? फ्लेम पे बनाते हैं। रोटी किस पे बनाते हैं? फ्लेम पे। तो इससे हमें याद रहेगा रोटीफर्स के केस में क्या है? फ्लेम सेल्स है ना। कुछ एनालिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में, कुछ एनालिड्स और सिफेलोकॉर्डेट्स के केस में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है, मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है हमारे एनाल्यूड्स के केस में, एनाल्यूड्स में कौन आते हैं हमारे पास? जैसे कि आपके अर्थवॉर्म है ना, जिनके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हमारा अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म हमारा एनाल्यूड्स में आ जाता है। तो अर्थवॉर्म के केस में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जबकि ओनली सम एनालिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया है, मोस्टली क्या है? नेफ्रीडिया है। फिर बात करते हैं हम आगे मालफीजियन टिब्यूल, इंसेक्ट्स के केस में। इंसेक्ट्स कौन से फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा, है ना, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा में अगर आते हैं तो इंसेक्ट में एक कॉमन सा एग्जांपल जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में भी क्या होता है? हमारा मालफीजियन टिब्यूल होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेक्स्ट आता है एंटीनल ग्लैंड्स को ग्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। एंटीनल ग्लैंड्स को ग्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये क्रस्टेशियंस के केस में देखने को मिलती है ना। कैसे याद रखेंगे? एसी, एसी ऑन किया, ए फॉर एंटीनल ग्लैंड, सी फॉर क्रस्टेशियन। तो क्रस्टेशियन में भी जैसे कि आपका प्रॉन का एग्जाम्पल आता है, क्रस्टेशियंस में भी हमारा जैसे प्रॉन का एग्जाम्पल आता है। तो एंटीनल ग्लैंड्स हमारी क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन में देखने को मिलती है। जबकि किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हायर एनिमल्स में। किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस। सो नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आते हैं? हमारे किडनीज आते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में किडनीज बताए गए हैं। पेयर ऑफ यूरेटर्स है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, यूरेथ्रा है। तो a pair of kidneys, a pair of ureters, your urinary bladder is there, you can see here clearly, urinary bladder is there, our urethra is there. So ये सारे इसमें पार्ट्स आ जाते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स को हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, है ना। एक होती है मेरी रीनल आर्टरी, एक होती है मेरी रीनल वेन। जब भी याद रखना, जब भी हमारे पास रीनल वर्ड आता है तो रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी ऑलवेज। ठीक है, किडनी से रिलेटेड जो वर्ड है वो है मेरा रीनल वर्ड। फिर मेरे पास जो है यहाँ पे आप आगे देख सकते हो, किडनी हमारा रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है। सबसे पहली बात आप देख सकते हो, रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन है। कैसी शेप है इसकी? देखिए बीन की तरह शेप दिख रही है, बीन शेप्ड है। ठीक है, एनक्लोज्ड इन ए टफ। अब इतना ज्यादा वाइटल ऑर्गन है, इतना जरूरी ऑर्गन है हार्ट की तरह ही हमारी शरीर के लिए, तो इसी वजह से जो है ये एनक्लोज्ड होता है। किसके अंदर? इसके बाहर क्या होता है? एक 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल होता है। एक इसके बाहर क्या होता है? 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल होता है। और अगर हम देखें तो जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, है ना, आपको पता है जैसे लंबर वर्टिब्रा होते हैं हमारे बैक में, लंबर वर्टिब्रा, तो कहाँ पे इसकी सिचुएशन होती है? नियरली बिटवीन द, जो हमारा लास्ट थोरेसिक वाला, जैसे आपको पता है थोरेसिक वाले जो वर्टिब्रा होंगे, है ना, तो जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है और जो L3 है, मतलब लंबर स्टार्ट हो जाएगा फिर हमारे लंबर वर्टिब्रा, तो ये कहाँ पे होती है इसकी लोकेशन? इसकी लोकेशन होती है, इट इज लोकेटेड between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra. It is situated between the levels of last thoracic, है ना, जो हमारा लास्ट थोरेसिक है और जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथ की बात करें अगर हम, तो इसकी लेंथ किडनी की लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी चौड़ाई, इसकी जो विड्थ है वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। जबकि इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एवरेज वेट की बात करें तो एवरेज वेट किडनी का नियरली 120 से 170 ग्राम होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज वेट ऑफ द किडनी, 120 टू 170 ग्राम। सो ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी, अगर हम कॉनकेव साइड ऑफ किडनी में देखें, ये देखिए कनकेविटी इज देयर। ठीक है, तो एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? उस ओपनिंग को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम को ही हम जो है वो क्या बोलते हैं? हाइलस बोलते हैं।
आप देखिए ये बीन शेप्ड ऑर्गन है मेरा किडनी, यहाँ पे ये कनकेविटी है ऐसे अंदर को, है ना। तो इसीलिए हमने बोला कि ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी एक ओपनिंग होती है जिसको हम हाइलम या हाइलस बोलते हैं। और आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसी के थ्रू, ये जो हमारे पास हाइलम है इसी के थ्रू जो है वो क्या हो रहा है, इसी के थ्रू ये देखिए ये मेरे पास रीनल आर्टरी है ना, ये मेरे पास रीनल वेन है जो कि ब्लू से बताई गई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा यहाँ से, ये ऑक्सीजनेटेड आएगा जो रेड से बताई है आर्टरी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, ये जो मेरे पास यहाँ पे हाइलम है ना, यहीं से याद देखिए है, ये रिनल आर्टरी है, ये रिनल वेन है। तो मतलब सीधी सीधी बात ये हुई कि यही वाला जो है मेरे पास जो ओपनिंग है जिसको हमने हाइलम बोला, इसी के थ्रू जो है वो, चाहे ब्लड वेजल्स की बात करूं मैं, चाहे मैं नर्व्स की बात करूं, चाहे मैं लिम्फेटिक डक्ट्स की बात करूं, चाहे मैं यूरेटर की बात करूं, ये देखिए यूरेटर इज ऑल्सो एंटरिंग फ्रॉम हियर, ureter is also entering from here, so ureter also enters the kidney through this only। फिर आता है हमारा हाइलम लीड्स टू द फनल शेप्ड कैविटी। देखिए हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस कैविटी को हम रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं, इसकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं उनको कैलिक्स कहा जाता है, तो विद द प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसिस। सो हाइलम जो है वो अंदर को क्या बनाता है, एक फनल शेप्ड कैविटी बनाता है जिसको हमने क्या बोला, रीनल पेल्विस, है ना। यहां से कुछ प्रोजेक्शंस निकलेंगी जिनको मैंने क्या बोला, कैलिसिस बोला। तो आई होप आपको इमेज बिल्कुल बन रही होगी किडनी के स्ट्रक्चर की। सिंपल सी बात है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड है, आपने देखा यहाँ पर हाइलम है, यहाँ से ही रीनल आर्टरी रीनल वेन एंटर कर रही है। लोकेशन कहाँ है, लास्ट थोरेसिक जो TH12 है, लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर वर्टिब्रा के बीच में, बिटवीन द लेवल्स ऑफ these and weight नियरली 120 to 170 ग्राम। ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। हाइलम जो है वो अंदर को क्या बनाता है, एक फनल शेप्ड कैविटी बनाता है जिसको मैंने बोला रीनल पेल्विस, जहां से कुछ प्रोजेक्शंस निकलेंगी जिनको मैं क्या बोलूंगी, कैलिसिस बोलूंगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ मेजर कैलिसिस होते हैं, कुछ माइनर कैलिसिस होते हैं, ये क्या हैं, दीज आर माय प्रोजेक्शंस। बस यहाँ तक हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी का जो बाहर वाला जो आउटर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। अब देखिए वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, अगर मैंने बोला अंदर वाला हिस्सा हो गया मेरा मेडुला, तो यहाँ पे ना कुछ पिरामिड्स होंगे, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे पिरामिड्स हैं, ये देखिए ये एक पिरामिड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ऐसे पिरामिड्स हैं और मेडुला में है। ठीक है, और किडनी में है, तो किडनी में है तो अच्छी बात है, मैं रीनल वर्ड यूज कर लेती हूँ, है ना। तो मैंने बोल दिया कि रीनल पिरामिड बन गए यहाँ पे। ठीक है, या फिर मैंने बोल दिया कि क्या बन गए, मेडुलरी पिरामिड बन गए क्योंकि मेडुला में बने। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये हमने बोला ये आउटर है, लेकिन ये जो कॉर्टेक्स है ये एक्सटेंड करता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। जैसे ये देखिए ये एक मेडुलरी पिरामिड हो गया, ये एक मेडुलरी पिरामिड हो गया, तो मतलब इन बिटवीन इनके बीच में एक्सटेंड करेगा हमारा कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, है ना, और कुछ कॉलम्स बनाएगा वहां पे। ये देखिए आप देख सकते हो क्या रीनल कॉलम्स बीच में ही बताए गए हैं, ये देखिए बीच में बताए गए हैं, ये रीनल कॉलम आ गया बीच में। तो मैं सीधी सीधी बात ये बोल रही हूँ, वेरी सिंपल टू से, कॉर्टेक्स है हमारे पास बाहर वाला हिस्सा, लेकिन ये मेरे पास मेडुलरी पिरामिड्स हो गए, ये एक मेडुलरी पिरामिड दूसरा मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, तो कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन, मतलब किसके बीच में, इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। ठीक है, एज रीनल कॉलम्स, और क्या बनाएगा, रीनल कॉलम बनाएगा। रीनल कॉलम किसके बीच में, बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, ये देखिए बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, और इन्हीं को ही जो है हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास जो यहाँ पे रीनल कॉलम्स बनते हैं, इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बहुत इजी है, सिंपल सा हमें ध्यान में रखना है, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर एनक्लोज्ड है, सिचुएशन कहाँ है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, एवरेज वेट कितना है 120 to 170 ग्राम, हाइलम क्या है, एक ओपनिंग है,
ठीक है, हाइलम के थ्रू ही ब्लड वेजल्स हो, चाहे मेरी नर्व्स हो, लिम्फेटिक डक्ट्स हो, यूरेटर्स हो, ये सारे इसके थ्रू एंटर कर रहे हैं। फिर जो है एक फनल शेप्ड कैविटी बनती है। ठीक है, क्लियर। देन हमारे पास जो है वो रीनल पिरामिड्स बने। फिर पिरामिड्स के बीच में आपने देखा क्या था हमारा, रीनल कॉलम्स, जिनको मैंने क्या बोला, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी बोल दिया। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड दिस किडनी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल क्लियरली डिस्कस द, और इसी तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को, मीन्स कंसेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, एंड व्हेन यू स्टडी द ह्यूमन फिजियोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, डायग्राम्स जब आप देखते हैं कि हाँ जी इस तरह से स्ट्रक्चर है, देन ये इजी हो जाता है रिकॉल करने के लिए और समझने के लिए, एंड ऑल्सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। Okay then, so in the next class we will discuss nephron. So that's all for today.